सो कल हमने देखा था फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस एक रीयूजेबल कोड होता है ना? एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है रीयूजेबल। वी हैव टू जस्ट राइट वंस एंड यूज द मल्टीपल टाइम्स, राइट? यूज द मल्टीपल टाइम्स। ये क्या होता है? हमारा एक फंक्शन होता है। जैसे फंक्शन फंक्शन को डिफाइन कर दो एंड जब चाहे तब उसको कॉल करना है। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी जस्ट कॉल कर देना है। कॉल होगा देन वो कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। यहाँ से रिटर्न कर जो भी रिटर्न वैल्यू करेगा वापस आता है। जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को कॉल किया, यहाँ पे जाएगा, वह सब्सट्रैक्शन करेगा एंड रिटर्न करके वैल्यू जेड में स्टोर कर दिया। उस जेड को हम आगे यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये फंक्शन सिर्फ ब्लॉक ऑफ द कोड है, साइड में बना के रखा है। जब रिक्वायरमेंट होगी बस कॉल कर दो, जब रिक्वायरमेंट होगी देन कॉल कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको किया था। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे राइट ना। ओके, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। सो मैंने यहाँ पे देखो बताया भी था कि कैसे करना है, क्या करना है। अब देखो कि अगर इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सर्कल का। अभी सर्कल का मैं फंक्शन बनाऊंगा। सर्कल का फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा रेडियस। तो एक मैंने एरिया नाम का वेरिएबल लिया 3.14 into r. This is the our logic. Just we have to print here the circle area. Area of the circle. Area of the circle. ठीक है, कॉमा एरिया। हो गया काम। ओके, एक हमने सर्कल का फंक्शन बना दिया। ओके, और उसी को हमें कॉल करना है, तो उसी नाम से फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ से फिर रेडियस भेज देंगे, 4 रेडियस भेज दी, तो ये आर में स्टोर होगी एंड देन ये कैलकुलेट करेगा। जो भी आएगा आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। इसको रन कर दूंगा। ये देखिए एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मिल रहा है हमें लास्ट में, देखो। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला में कोड एग्जीक्यूट होना है, तो लास्ट में दिख रहा है एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस। ऐसे आपको मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने ड्राइव। ओके, जैसे रेक्ट के लिए ln2 भी होता है। यहाँ पे 2 पैरामीटर रिसीव करने। देखो सोचो कि अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी? हाँ, मुझे 2 वेरिएबल चाहिए ऑब्वियसली, राइट ना? तो हमें क्या करना है? ln2 भी तो निकालना है, तो ln भी 2 हमें चाहिए, वेरिएबल पैरामीटर चाहिए, तो ले लिए। ओके, एंड फिर से एरिया इज इक्वल्स टू, सो उसका फॉर्मूला होता है ln2 b, और प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे area of the rectangle, comma area। डेफ हमारा स्क्वायर का है ना? स्क्वायर का फंक्शंस में साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया। अब हमने सर्कल को कॉल किया, रेक्ट को कॉल किया एंड स्क्वायर को कॉल कर दिया। सेव। ये देखो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द स्क्वायर सब कुछ मिल रहा है। बस हमें क्या करने थे? फंक्शंस क्रिएट करने थे और हमें पैरामीटर के तो उसको करना था। अब इसको अगर मैं रिटर्न करूंगा तो बस ये मेरा जो पार्ट है यहाँ पे आएगा। बस हमें एक रिसीव करना पड़ेगा कि उसको एक वेरिएबल में, राइट ना? या फिर मैं इधर ही डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ सीधा इस एरिया की जगह पे। ये कल भी दिखाता है, शायद यहाँ पे ही होगा। ये देखो सब्ट्रैक्शन को हम कॉल यहाँ से किया था, तो रिटर्न करके वापस आएगी वैल्यू। एरिया ऑफ द सर्कल 4 जाएगी वैल्यू, पहले कॉल जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शन के कॉल की होती है। जो भी वैल्यू होगी यहाँ से रिटर्न करेंगे हम एरिया को। फिर भी काम कर रहा है, ठीक है? तो सबके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, अगर समझ लो यही वैल्यू अगर हमें यूजर से लेनी है, ठीक है? अगर यही वैल्यू अगर हमें यूजर से लेके करनी है तो भी हम कैसे करेंगे? अगर मुझे यूजर से डेटा, यूजर से इनपुट लेना है तो, ठीक है? अगर ये डेटा अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके करना है तो हम कैसे करेंगे?
तो यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से इनपुट लेना है। यहाँ से मुझे फंक्शन को कॉल करना है, मानो ये रेक्टेंगल के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे यूजर से वैल्यू लेना है। ओके, मैं दूसरे वाले इसमें बनाता हूँ, ठीक है, एक न्यू बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मैं कुछ यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, जैसे कि अगर एक की वैल्यू 10 है, मैं प्रिंट करूंगा एक को, तो ये डायरेक्टली ये हमें मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ एक की वैल्यू मुझे यूजर से मिले, तो यूजर एट रन टाइम यूजर यहाँ पे एंटर करे वैल्यू, वही वैल्यू मुझे लेनी है। मतलब ये मुझे एक की वैल्यू फिक्स नहीं रखनी है 10, तो ये यूजर को चॉइस देनी है कि आपको एंटर करने के लिए। इसलिए मैं पहले एक मैसेज दूंगा यहाँ पे, एंटर द वैल्यू फॉर ए, तो ये मैसेज यूजर को मिलेगा। इसके बाद यूजर यहाँ पे वैल्यू डालेगा, तो वैल्यू जो डालेगी वो ए वेरिएबल में स्टोर करना है हमें। ओके, तो अब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा इसमें स्टोर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखना इनपुट। क्या लिखना है हमें? इनपुट, दैट्स इट। जब हम इनपुट लिखते हैं ना, तो ये हमारा होल्ड होता है प्रोग्राम। जब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, एंटर करेंगे, वही वैल्यू ए में स्टोर होगी, बस आप आके एक को डिस्प्ले करवा सकते हो। ये देखिए पूछ रहा है कि नहीं, एंटर द वैल्यू फॉर द, और ये यहाँ पे अभी तक यहाँ पे आपका ब्लिंक कर रहा है, बस आपको यहाँ पे डालनी है 1 2 4, एंटर किया। द ये देखिए 4 मिल रहा है। मैं जो एंटर कर रहा हूँ वही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ऐसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। सेव कर दिया, रन कर दिया। ओके, एंटर द वैल्यू फॉर द ए, राइट। ओके, सो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ द ए इज इक्वल टू 56। मतलब हमें इनपुट नाम का फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे होल्ड हो जाता है प्रोग्राम। ओके, अगर मुझे सपोज बी के लिए भी लेना है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से अगेन प्रिंट एंटर वैल्यू फॉर द बी। अब मुझे फिर से बी इज इक्वल टू इनपुट लिखना होगा, जब भी यूजर से वैल्यू लेना है इनपुट लिख दो। मतलब यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं करनी है, मतलब हमें देना नहीं है। इस इनपुट फंक्शन कॉल होगा ना, ये प्रोग्राम हमारा होल्ड होता है, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे वही हमें मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, एंटर द वैल्यू फॉर द ए 45, एंटर वैल्यू फॉर द बी 56। देखो वैल्यू ऑफ द ए 45 और वैल्यू ऑफ द बी, हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, हमने सिर्फ ए को प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ द बी, बी को भी हमने डिस्प्ले कर दिया। 45 ए की वैल्यू, 56 बी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द ए 45, वैल्यू ऑफ द बी। मतलब समझ में आया कि हम यूजर से डेटा ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो उसके लिए मुझे इनपुट लिखना होगा। ओके, अब मैं इनको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाता हूँ, हर बार मुझे प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू इनपुट, और इधर ही मैसेज दे सकता हूँ कि एंटर वैल्यू फॉर द a। मतलब कि इनपुट के अंदर हम मैसेज दे सकते डायरेक्टली, जो एम्प्टी रख देते ना, वहां पे मैसेज भी भेज सकते हैं। b इज इक्वल टू डायरेक्टली आप इनपुट में लिख सकते हो, तो एक लाइन हमारी बच जाएगी, एंटर द वैल्यू फॉर b। तो हमने ए के लिए इनपुट लिया, बी के लिए भी इनपुट लिया। अब दो जो वैल्यू मुझे मिल रहे हैं, बस उनका क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। चलो मैंने सोचा कि इन दोनों का एडिशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया एडिशन कॉमा सी, बराबर ना। अभी दो वैल्यू यूजर से मिल चुके हैं, अब उनका क्या करना है, कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हो। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है 4। ओके, है ना, 2 लेना है, 4 लिया, एंटर किया, फिर से 5 लिया, एंटर किया, और एडिशन ये देखो 4 + 5 9 आना चाहिए, इसने 45 दे दिया। मतलब समझ रहे हो, ये 4 और 5 को उसने एक साथ जोड़ दिया, कॉनकैट कर दिया, कॉनकैट। अबे कॉनकैट कब होता है पता है?
जब डेटा स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स में जो होता है ना स्ट्रिंग होता है, इसमें क्योंकि जो इनपुट जो होता है ना, इस इनपुट से हम जो भी यूजर से वैल्यू लेते हैं ना, वो हमारी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। अब हम चाहते हैं एडिशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो वैल्यू नंबर में होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। तो समझ में आया, सबसे स्टार्टिंग में टाइप कास्टिंग इसलिए पढ़ा था हमने कि अब हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग वाले वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है मुझे। क्लियर? ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ए और फिर से इंट बी। इससे क्या होगा कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, एडिशन नहीं कर रहा है। क्योंकि प्लस ऑपरेटर जब भी दो स्ट्रिंग होते हैं तो कॉन्कैटिनेशन ही करता है, और हम चाहते हैं कि दोनों का एडिशन हो। तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ए को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीजर आएगा तो प्लस ऑपरेटर एडिशन करेगा, देन सी में स्टोर होके देन आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए मैंने 4 एंटर किया, 5 एंटर, अरे ये कैसे, एक मिनट, रन। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 5, अब देखो 9 एडिशन मिला। ठीक है, अब करेक्ट ले आ रहा है। ओके, मतलब हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट, मतलब इंटीजर। अब इस वाले पार्ट को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, बट यहाँ पे जब वैल्यू लेंगे ना, उसी टाइम पे उसको इंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब इनपुट आएगा, बोलेगा एंटर वैल्यू कर लो, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वही इंट में कन्वर्ट होके ए में डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी, डायरेक्टली कन्वर्ट होके, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको इंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें पता है कि पहले हमने एक की वैल्यू, पहले मेरे पास एक की वैल्यू रहेगी तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये हमारा पहले से माइंडसेट था कि हाँ इंटीजर में कन्वर्ट करना तो वेरिएबल चाहिए, राइट। ओके, तो अब हम इसको और थोड़ा शॉर्टकट बना सकते हैं कि हमने क्या कहा कि हाँ इनपुट है मेरे पास, ओके, जहां से हम वैल्यू ले सकते हैं, बस उसी उसके पहले डायरेक्टली आप इनपुट इंट नाम के फंक्शन से कॉल कर दो, मतलब ये पहले इनपुट अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, मैं जो भी वैल्यू एंटर करूंगा उसी एंटर की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा, बस। राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपको अभी समझ में होगा, किसी भी टाइप में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे उसका टाइप कास्टिंग देना है बस। ओके, उसी फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये यूजर से डेटा लेने की एक टेक्निक होती है, सो वी कैन टेक द डेटा इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। चलिए, तो एक आज हमें एक टॉपिक्स को पढ़ना है, और ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, ज्यादा आज नहीं पढ़ूंगा। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है लिस्ट नाम का है। किस नाम का? लिस्ट, यानी कि एक कलेक्शन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्टली कलेक्शंस। तो कलेक्शंस में कौन कौन आता है, एक लिस्ट आएगा, टपल आएगा, ओके, टपल, सेट एंड डिक्ट, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। ठीक है, ये चार चीजों का हमें पढ़ना है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्ट। ठीक है, ये कलेक्शन है। पहले समझते हैं कि कलेक्शन क्या होता है। समझ में, कलेक्शन हम बोलते क्या रे, इसके पास इसका कलेक्शन है, अलग अलग मानो कि उसके पास मिडल्स है, मिडल्स का कलेक्शन है, कलेक्शन बोलते हैं ना, है ना, है ना। तो कलेक्शन मतलब होता है कि अलग अलग डेटास, ठीक है, एक ही जगह पे पूरे डेटास को रखना मतलब होता है कलेक्शन, बराबर। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मेरे पास ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देखिए बताता हूँ। जैसे ए नाम का वेरिएबल है, 10 वैल्यू है, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ए को, ठीक है, और ए की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू 50 है। आप जरा चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए?
आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए। अगर इसकी वैल्यू अगर आपने गलत बताई ना तो आपको कलेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके सो सब लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओके ज्यादा लोग 10 बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका कहना है कि सर 10 आएगा। ओके एक दो लोग हैं जो कह रहे सर 50 आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझ लो कि जब भी हम कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है। मानो ये जो मेरा है ना, ये मेरा ए वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। ओके और जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर, सबसे स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है 10 है, ये देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है 10 है, बराबर, ठीक है। जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, राइट, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर 10 है, इसका भी कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, राइट ना, समथिंग इसका एक मेमोरी एड्रेस होगा। इस मेमोरी एड्रेस पे 10 वैल्यू हमारी स्टोर है। इसके बाद ए की वैल्यू क्या है 30, ए की वैल्यू क्या है हमारी 30। ओके इसके बाद क्या है ए की वैल्यू 30 है। अब होता क्या है पता है, पाइथन के मेमोरी में, पाइथन इज इनम्यूटेबल, ठीक है, पाइथन इज इनम्यूटेबल। अब इनम्यूटेबल का मतलब होता है कि पाइथन अनचेंजेबल होता है। एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं वो परमानेंट फिक्स होता है पाइथन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ए है, ए की वैल्यू 10 है, नॉर्मल अगर हम अदर लैंग्वेज में देखते जावा में, अभी ए की वैल्यू 30 है ना, तो इसी इसी जगह पे उसको 30 कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पाइथन के अंदर ये ऑब्जेक्ट बना दिया ना, ये फिक्स है, वी कांट चेंज, राइट, ओके वी कांट चेंज, एक बार बना दिया फिक्स है। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, ए की वैल्यू 30 बना दी, तो होता क्या है, तो एक न्यू ऑब्जेक्ट, एक न्यू मेमोरी क्रिएट होती है जिसके अंदर हमारी वैल्यू होगी 30। ओके बट उसको रेफर करने वाला ए ही ऑब्जेक्ट है, उसका रेफर करने वाला कौन है, ए ऑब्जेक्ट है। देखो ना ए इज इक्वल 30, तो होता क्या है, यही ए ऑब्जेक्ट इस वाले मेमोरी को रेफर करता है और इसका जो रेफरेंस है निकाल देता है। समझ में आया, इंटरनल प्रोसेस में बता रहा हूँ क्या होता है। तो ये जो है ए का, ये जो ए का जो रेफरेंस है वो निकाल देगा, ए का रेफरेंस निकाल देगा। अब ए के अंदर रेफरेंस होगा 30 वैल्यू का, जिसकी भी कुछ ना कुछ एक मेमोरी एड्रेस रहेगा, समथिंग इसका एक मेमोरी एड्रेस रहेगा, कुछ ना कुछ उसका, ठीक है। अब फिर से क्या आएगा, ये 50, तो ये फिर से अनचेंजेबल है, इसके अंदर कभी चेंज नहीं होगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट होगा और जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी 50। उसको रेफर करने वाला कौन है, उसको रेफर करने वाला हमारा ए अगेन है, तो यही ए इस वाले पार्ट को रेफर करेगा, इस वाले मेमोरी को, और इसको निकाल देगा, उसका रेफरेंस निकाल देगा और उसको रेफर इसको करेगा। अभी जब हम ए को डिस्प्ले कर रहे हैं, अब मुझे बताओ ए किसको रेफर कर रहा है, कौन से एड्रेस को, जिसके अंदर 50 स्टोरेज को रेफर करना, इन दोनों को रेफर नहीं कर रहा है। तो ए के अंदर क्या आना चाहिए, ए के अंदर क्या आना चाहिए 50, करेक्ट, ए के अंदर क्या आना चाहिए 50। अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूं क्या मिलेगा 50। आप बोलोगे देन सर व्हाट अबाउट दिस टू मेमोरीज, क्योंकि क्योंकि इसको तो रेफर करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ए ने तो रेफरेंस निकाल दिया। अब इस वाले ऑब्जेक्ट, क्योंकि तो चेंज नहीं होता ना, इस ऑब्जेक्ट को और इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए कोई नहीं है, कोई है कोई भी रेफर करने के लिए नहीं है। तो ये जो दोनों वैल्यू जो होती है ना, ये जो दोनों वैल्यू जो हमारे पास होती है, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों वैल्यू है ना, वैलिड फॉर द गार्बेज कलेक्टर।
ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये हमारे गार्बेज कलेक्टर में जाते हैं। गार्बेज कलेक्टर होता है हर एक लैंग्वेज, जैसे जावा के अंदर होता है, पाइथन के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कोई देखने की जरूरत नहीं है, बट समझ लो गार्बेज कलेक्टर ये क्या करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन का काम करता है। मतलब जो कोई काम का नहीं है उसको उसके अंदर डाल देगा, उसको डिलीट कर देगा, उसकी मेमोरी को मैनेज कर देगा। एक गार्बेज कलेक्टर आता है। जब भी कोई इसको रेफर करने के लिए नहीं है तो मेमोरी में क्यों रखना है उसको, ठीक है, वेस्ट ऑफ द मेमोरी। तो उसका कोई काम का नहीं है, वो गार्बेज कलेक्टर में जाएगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा काम होगा। सो ये क्या होगा, ये सब सारा डेटा हमारा गार्बेज कलेक्टर में स्टोर होता है, ठीक है ना। जो कचरा होता है ना हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये इसी को तो हम बोलते हैं ना कि एक रोबस्ट लैंग्वेज, आई थिंक रोबस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर ये गार्बेज कलेक्टर काम ऑटोमेटिकली होता है। सो ये क्या करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। कोई रेफर करने का नहीं है तो उसको अपने मेमोरी में नहीं रखता है, ठीक है। चलो चलो छोड़ दो इसको सबका चीजों को। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास, तो वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 50 मिल रही है, ठीक है। लास्ट की वैल्यू मुझे मिल रही है परफेक्टली। आप सब लोग क्लियर होंगे कि अब हमें वैल्यू यहाँ पे 50 मिलेगी, ओके 50। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इस लाइन पे मैं चाहता हूं ये तीनों वैल्यू मुझे मिले। देखो मैं चाहता हूं कि इस लाइन में मुझे तीनों वैल्यू रिसीव हो, ये तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए। तो अगर ये तीनों वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे मिलेंगे तो वेल एंड गुड, राइट ना। अभी तो मुझे क्या है कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि मुझे लास्ट की वैल्यू मिल रही है, बिकॉज वो तो रेफर करता है और लास्ट वाले वैल्यू को हमें दे देता है। तो हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे तीनों वैल्यू मिले। तो पॉसिबिलिटी में ए को लिखूंगा तो लास्ट की वैल्यू मिलेगी। तो पॉसिबिलिटी ये कि इनका नेम तीनों का अलग रख दो, तो आपको A1, A2, A3, तो आपको तीनों मिल जाएंगे कि नहीं, राइट। ओके ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को वेरिएबल को डिफरेंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक ही वेरिएबल लिखेंगे तो ये लास्ट की वैल्यू लेगा ना सिर्फ, क्योंकि वो तो ओवरराइड होगी वैल्यू। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे तीनों वैल्यू, राइट ना, तीनों वैल्यू मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा, A1, A2, A3। अब मुझे तीनों वैल्यू भी रिसीव हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे ना एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करना है। मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉय आईडी 1 मैंने उसका एम्प्लॉय आईडी 10 लिख दिया, एम्प्लॉय आईडी 2 उसका आईडी 102 दे दिया। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी 100 का मैंने उसका एक दे दिया, आईडी उसका 200 बराबर, एम्प्लॉय आईडी 100 का उसका आईडी 200 आएगा, ठीक है। कितने वेरिएबल मुझे क्रिएट करने पड़े, 100। कितने वेरिएबल मुझे क्रिएट करने पड़े, 100। तो हम वही वही यही चाहते हैं कि ये इतने सारे वेरिएबल हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने सारे वेरिएबल कौन क्रिएट करेगा, अगर मुझे 1000 करने तो, राइट। सो इज नॉट पॉसिबल इतने सारे वेरिएबल। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मैं एक ही वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी का बनाऊं जिसके अंदर मैं 100 वैल्यू को स्टोर कर सकूं। मुझे 100 वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ द 100 वेरिएबल मुझे एक ही वेरिएबल क्रिएट करना है, बट उसके अंदर 100 वैल्यू होनी चाहिए। आप एग्जांपल ले लो, आप डेली ना घर से ऑफिस जाते हो, राइट, ओके, एंड सो वी कैरी द सम डेली, आप इतना है ना 8-10 घंटे बैठे हुए काम करोगे तो टिफिन लगेगा, आप टिफिन लेके जाते हो, करेक्ट, ओके। सम वाटर, तो कुछ पानी लेके जाते हो, ओके। लैपटॉप होता है आपके पास, तो हर एक आइटम के लिए ना आप एक ना बैग लेते हो, समझ लो। तो लैपटॉप के लिए अलग सी बैग है, टिफिन के लिए अलग से बैग है, आपके पास जो वाटर बॉटल है उसके लिए अलग से बैग है, ओके। आपका लैपटॉप का चार्जर है उसके लिए अलग से बैग आपने ले ली, ओके। कुछ आपके पास फाइल्स है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए अलग से फाइल है, तो उसके लिए अलग सा एक बैग है। तो आपके पास 5 बैग्स है और 5 बैग कैरी करके आप जा रहे हो, ओके। और वो भी समझ लो आप मुंबई लोकल ट्रेन से जा रहे हो, तो समझ सकते हो कि 5 बैग कैरी करना कितना मुश्किल होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है कि अरे हम 5 बैग को कैरी क्यों कर रहे हैं,
है ना। हर एक आइटम के लिए एक एक हम बैग्स क्यों कैरी कर रहे हैं? प्रॉब्लम आता है कि उसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी को देना है। हम ऑफिस में जाएंगे, कोई बोलेगा मुझे फाइल चाहिए, तो आप एक एक बैग में जाके ढूंढोगे कौन से बैग में हमने फाइल्स को रखा है। तो समझ, उसको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, कैरी करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, 5 बैग क्यों कैरी करना है, एक ही बैग ले लो ना, और उसके अंदर अलग अलग पार्टीशन बना दो। एक पार्टीशन के अंदर लैपटॉप, एक पार्टीशन के अंदर आपका चार्जर आएगा, एक जगह पे आपकी बॉटल आएगी, टिफिन आएगा, सब सारी चीजें उसी बैग में डाल दो और एक ही बैग को कैरी कर लो। एक ही बैग को आपको क्या करना है, लेके जाना है, राइट। एक ही आपको क्या करना है, एक ही बैग को कैरी करना है। इंस्टेड ऑफ 5 बैग से 5 बैग नहीं लेना, आपको क्या करना है, एक ही बैग लेना है और उसी बैग के अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग पार्टीशन बनाने एंड क्या करना है, सब सारे आइटम्स को उसके अंदर रख के कैरी करना है। इजी होगा कि नहीं? एक ही बैग को कैरी करना, एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाना। अगर आपको किसी को देना है तो एक ही बैग दोगे ना, उसके अंदर पूरे के पूरे आइटम्स जाएंगे। अगर सेपरेट होगा तो 5 बैग देने पड़ेंगे, एक ही बैग देना पड़ेगा। कुछ ढूंढना है, इजीली हम निकाल सकते हैं, एक ही बैग ढूंढ सकते हैं, कौन से पार्टीशन में क्या कर रखा है, कहाँ पे क्या कर रखा है, इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। यही फंडा है। तो आपने एक ही बैग लिया, उसके अंदर 5 आइटम रख दिए। उसी तरह हम चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉय का आईडी बनाना है मुझे, या फिर ये ले लो कि मुझे यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू चाहिए थे, तो हमने 3 वैल्यू चाहिए तो 3 वेरिएबल क्यों बनाए? नहीं, हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे बट उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे। तो समझ लो कि मैंने एक ही वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए, और उसके अंदर मैंने 3 पार्टीशन बना दिए, राइट। वेरिएबल ए ही एक ही है, नाम उसका ए ही है, बट उसके अंदर हमने 3 पार्टीशन बना दिए। ओके, एंड फर्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने 10, सेकंड में रख दिया 20 एंड थर्ड में रख दिया 30, राइट। ओके, नाम एक ही है बट 3 वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर दिए। तीनों का एड्रेस अलग अलग, ऑब्वियसली एक ही लैब आपके बैग के अंदर अलग अलग पार्टीशन है, मतलब अलग अलग एड्रेस पे रखते हैं ना हम उनको। जब हमने फर्स्ट एलिमेंट रखा, जैसे आप बैग के अंदर मानो फर्स्ट लैपटॉप आप वहां पे रख रहे हो, तो आप बताते हो ना, अरे मुझे फर्स्ट वाले पार्टीशन में इसको रखना है, हाँ ये मेरा सेकंड पार्टीशन में रखना है। तो सेम है, अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे रखना है, तो कैसे, तो वहां पे जैसे हम नंबर देते ना 1 2 3, तो यहाँ पे भी हम उसको नंबर देंगे जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नॉट द 1, है ना। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 0 से। इन कंप्यूटर मेमोरी किसी किधर भी जाओ, आपको जो शुरुआत जो होती है ना नंबर की, वो कभी भी 0 से स्टार्ट होती है। मतलब इसका जो इंडेक्स है 0 है, ये मेरा 1 है और ये 2 है। मतलब जैसे बैग के अंदर पार्टीशन मैंने बना दिए ना, ये पार्टीशन आपका, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, बट उसका नाम 0। 0 मतलब फर्स्ट, 1 मतलब 2 और 2 मतलब 3, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। और अब हम चाहते हैं कि ए के ए नाम का जो मेरा कलेक्शन है, उसके अंदर 0 इंडेक्स पे मुझे 10 वैल्यू को रखना है, ए वाले नेम में 1 इंडेक्स पे 20 को रखना है, और ए वाले कलेक्शन में 2 इंडेक्स पे 30 को रखना है। ठीक है, ओके। तो ए नाम का जो ये होगा ना, ए जिसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू जो स्टोर किए ना, तो उस ए को हम बोलते हैं कलेक्शन। ये क्या बना, एक कलेक्शन बना कि नहीं? उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया। एक ही वेरिएबल के अंदर जब हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। ओके, एंड वही पाइथन के अंदर आपको कलेक्शन, ये सब सारी चीजें कलेक्शन आपको मिलेगा यूजिंग द लिस्ट। कहाँ पे मिलेगा आपको? लिस्ट के साथ मिलेगा। यही कलेक्शन आपको टपल के साथ मिलेगा, वही कलेक्शन आपको डिक्शनरी के साथ मिलेगा, राइट ना। सो बट अलग अलग, हर एक का कंसेप्ट अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। तो कलेक्शन एक समझ में आया कि एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर करके रखो, बस दैट्स इट, दिस इज द कलेक्शन। सो अब देखो कि इस वाले पार्ट को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ए नाम का एक कलेक्शन बनाया जिसको हम कहेंगे लिस्ट। क्या कहेंगे हम?
लिस्ट कहेंगे एंड इक्वल टू करके स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 3 वैल्यूज को रख दिया। A is equal to 10, 20 and 30। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा A को। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। 10, 20, 30 कलेक्शन तीनों की वैल्यू मिल रही है, राइट? करेक्ट, ओके। फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए, तो हमेशा मैंने बोला ना अभी इंडेक्स वाइज डेटा को स्टोर किया जाएगा। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अभी किसी की भी इंडेक्स लेनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट देखिए इंडेक्स देते। ए नाम का कलेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं लिस्ट। ये एक लिस्ट है जो कलेक्शन है मल्टीपल रिकॉर्ड्स की। ओके, तो ये लिस्ट है, उसके 0 इंडेक्स पे क्या है? उसके 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है, मेरा 10। अब मैं 1 लिखूंगा, 1 इंडेक्स पे क्या है सर? 1 इंडेक्स पे तो 20 है, राइट? 2 लिखा, 2 इंडेक्स पे कौन है? 2 इंडेक्स पे 30 है। दिस इज द कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट इज द कलेक्शन, लिस्ट इज अ कलेक्शन। तो लिस्ट के बारे में अब हम क्या करेंगे? देखो, हम एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे हर टाइम कुछ लिख के रखूंगा हर एक कलेक्शन के टाइम पे, ठीक है? 4-5 पॉइंट रहेंगे, उसी के साथ उसको कंपेयर करना है। आपको इंटरेस्ट में हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द लिस्ट, व्हाट इज टपल, सेट एंड और डिक्शनरी, या इन चारों में डिफरेंस क्या है, या डिफरेंशिएट द लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। आपको है ना बोलेंगे कि आप जो कुछ मेन पॉइंट्स बता के उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है। तो अब हम पहले लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा लिस्ट, ठीक है? तो लिस्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट, ओके, याद रखना है। लिस्ट में सबसे पहले लिस्ट है ना, लिस्ट इज एन ऑर्डर फॉर्म, है ना, या फिर लिस्ट इज एन ऑर्डर। लिस्ट एक ऑर्डर फॉर्म में आती है, फर्स्ट पॉइंट। इसी से हम कंपेयर करेंगे टपल के साथ भी, ठीक है? ओके, लिस्ट जो होती है चेंजेबल, चेंजेबल इसको हम बोलते हैं म्यूटेबल, मतलब चेंजेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, चेंजेबल, ठीक है? हाँ, ओके, चेंजेबल, और इसी को हम कहते हैं म्यूटेबल। 3, इन लिस्ट, इन लिस्ट, इन लिस्ट duplicate elements are allowed. In list, duplicate elements are allowed. And fourth point, how to represent the list using the square bracket. ठीक है? तो जब भी आप लिस्ट बोलेगा कोई भी, एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स आपको किसी भी हालत में कोई भी हो जाए, कुछ भी नहीं आपको याद होगा, तो ये 4 पॉइंट्स आपको कैसे भी बताने ही होंगे। उसी तरह इसी पॉइंट पे कंपेयर करेंगे हम टपल के साथ, इसी पॉइंट को लेकर कंपेयर करेंगे सेट के साथ, और इसी 4 पॉइंट को लेकर हम डिक्शनरी के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको बताना है कलेक्शंस। कलेक्शंस इज अ, समझ में, कलेक्शन इज अ, एक ही वेरिएबल में जब हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन, ओके, है ना? स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इज नथिंग बट द कलेक्शंस। तो लिस्ट इज अ कलेक्शंस, बट लिस्ट क्या होते हैं सर? लिस्ट इज एन ऑर्डर फॉर्म, मतलब आप जिस सीक्वेंस में डेटा को इंसर्ट करोगे उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, जिस सीक्वेंस में डेटा को ऐड करोगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा भी मिलेगा। मतलब कैसे? आप ये देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई ए नाम की, मैंने पहला एलिमेंट 10 रखा, सेकंड एलिमेंट 20 रखा, थर्ड एलिमेंट 30 रखा, ओके, और मैं यहाँ पे पूरे लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, इस लिस्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन कर देता हूँ। कितनी भी बार रन कर लो आप, इस सीक्वेंस में ऑर्डर फॉर्म में डेटा मिलेगा। फर्स्ट एलिमेंट 10 है, 0 इंडेक्स पे 10 है, तो 0 इंडेक्स पे 10 ही मिलेगा। 1 इंडेक्स है 20 और 2 इंडेक्स पे 30 रहेगा। तो ये जैसे इंडेक्स में डेटा स्टोर किया उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा ऑर्डर फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि पहले 30 मिलेगा उसके बाद 10, कुछ भी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा।
जैसे आप डेटा को स्टोर करोगे उसी सेम ऑर्डर में आपको डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स फॉर्म होता है, इसके अंदर इंडेक्स होती है ना, और 0 से स्टार्ट होती है, सीक्वेंस में डेटा आएगा कुछ भी हो जाए। सो इसी को कहते हैं ऑर्डर, है ना। जैसे अगर हम सेट देखेंगे, सेट में अनऑर्डर होता है, जैसे लिखा है वैसे डेटा कभी नहीं मिलेगा, समझ में है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इज एन ऑर्डर फॉर्म। लिस्ट इज अ चेंजेबल, है ना, यानी कि म्यूटेबल, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है, राइट। ये ऑफ 0 इंडेक्स, ओके, उसके लिए मैंने वैल्यू 100 असाइन कर दी। अब मैं एक को जो प्रिंट करूंगा, अब देखना 0 इंडेक्स पे वैल्यू 100 मिल रही है, that means it's a mutable, mutable मतलब changeable, we can change the data, हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझ में? ठीक है। सो ए ऑफ 0, तो हम उसको उसका इंडेक्स देके क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं। ओके, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। समझ लो मेरे पास यहाँ पे 20 भी एलिमेंट्स है, देखो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड एंड स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखना होता है। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, अगर ये जानना है कि हमारा लिस्ट है या नहीं, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए में क्या मिलेगा आपको, क्लास लिस्ट मिल रहा है कि नहीं, दिस इज द लिस्ट। सो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, दिस इज आवर द कलेक्शन, दिस इज आवर द कलेक्शन, राइट। ओके, ठीक है। सो लिस्ट क्या है, एक कलेक्शन है, एक ही वेरिएबल में हम उसके वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इस 4 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। उसके मेथड्स वगैरह याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, उसका डिक्लेरेशन, उसका फॉर्म्स कैसे उसको लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आनी चाहिए, जो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है, कि एटलीस्ट लिस्ट अगर कहेंगे तो एटलीस्ट ये उसको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो तो वो मैं चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये 4 पॉइंट से आने ही चाहिए, इसके आगे हम और भी कुछ देखेंगे लिस्ट के बारे में, उसमें जो मैं टॉप पॉइंट बताऊंगा कि हाँ ये पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, ये पता ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि तभी सामने वाले सेटिस्फाई होता है आपके लिए कि हाँ चलो ये हमारे लायक है, राइट। ओके, तो इसीलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उतने पार्ट्स को आपको अच्छे से परफेक्ट करके रखना है। तो लिस्ट है तो एक कलेक्शन, राइट ना, आपको समझ में होगा कि ये हमारे क्या है, कलेक्शन है, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। देन इसके बाद अब ये हो गया हमारा कैसे डेटा को फेच किया जाता है। डेटा को हम लिस्ट को, अगर मैं एक एलएस नाम का एक लिस्ट बना रहा हूँ, अब कलेक्शन, अब देखो अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कलेक्शन किया था, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कलेक्शन करेंगे, हम तो इसके अंदर एनी टाइप ऑफ द डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे इंटीजर हो, फ्लोट वैल्यू हो, कोई फ्लोट वैल्यू होगी उसको भी कलेक्शन करके रख सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको भी कलेक्शन कर सकते हैं, कोई बुलियन वैल्यू होगी उसका भी हम कलेक्शन करके रख सकते हैं। Any type of the data we can store, any type of the data we can store in our the collections। so अगर मैं LST को प्रिंट करवा दूं तो ये देखिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ इंटीजर का ही कलेक्शन होगा, any type of the data we can store in a single variable is a list। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसमें से मुझे सर 2 इंडेक्स का 4 इंडेक्स का डेटा चाहिए, तो काउंट करना 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे कौन है, स्ट्रिंग है CNC नाम की, ये आपको मिल जाएगी, राइट। समझ में, इज अ कलेक्शन है ना। तो एनी टाइप ऑफ द डेटा, एनी टाइप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, एनी टाइप ऑफ द डेटा, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को बताते हो ना कि ये कलेक्शन है, तो आपको बताना है ये कलेक्शन, दैट मींस लिस्ट, इन अ लिस्ट वी कैन स्टोर द एनी, कलेक्शन कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ द डेटा, एनी टाइप ऑफ द डेटा is nothing but your the collection, is nothing but your the collections, right। ठीक है, चलो। जब अगर आपने कोई भी पहली लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है, कोई भी आपने पढ़ा होगा C++, जावा, सम कोई भी लैंग्वेज, तो वहां पे आपने ना एरे कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, एरे। तो सेम एरे इज ना कलेक्शंस, तो यहाँ पे एरे नहीं होता पाइथन में, उसी को हम कलेक्शन करते हैं यूजिंग द लिस्ट, यूजिंग द लिस्ट, ठीक है। वही फंडा है जो अगर आपने यहाँ पे वो एरे पढ़ा होगा, तो सेम यहाँ पे हम उसी को लिस्ट बोलते हैं, सेम, ठीक है।
अब सोचो कि मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स दे दिया, जीरो इंडेक्स में मुझे क्या मिल रहा है सर, जीरो इंडेक्स में तो 10 मिल रहा है, परफेक्टली परफेक्टली एग्री सब लोग, ठीक है। अब मैं इसकी इंडेक्स तो -1, क्या लगता है, क्या लगता है आपको वैल्यू क्या मिल सकती है, आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल गेट द आउटपुट। राइट, ये जो मेरा कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर एनी टाइप ऑफ द डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ये मेरे इंटीजर वैल्यू है, ये मेरी फ्लोट वैल्यू है, ये मेरी स्ट्रिंग है, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, कॉमा कॉमा करके हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं एक ही वेरिएबल में जिसका नाम है एलएसटी। राइट, ओके, यहाँ पे सीएनसी क्यों लिखा है, इसका आंसर मेरे पास नहीं, बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग, सो वी कैन स्टोर एनीथिंग, राइट ना, सो वी कैन राइट एनीथिंग एनीथिंग, जैसे डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वही आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो कोई कलेक्शंस होगा, ठीक है, एनी, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये बुलियन टाइप का डेटा है ना। सो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग के सेशन में पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप्स का हमारा कलेक्शन है, राइट। सो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है कि सर ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए लेट्स सी। जब हमने इंडेक्स को 0 दिया था तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू मिली थी, जो 0 इंडेक्स है ये 1 इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये वैल्यू 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे और ये 5 इंडेक्स पे है। तो 0 से लेके 5 इंडेक्स का डेटा है मेरे पास, तो हर एक इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू मैंने स्टोर करके रखी है। अब हमें बताना है कि अगर 0 इंडेक्स पे तो मुझे 10 मिल रहा है, अगर मेरी इंडेक्स -1 है तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो याद रखना, उसका भी इसका भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो देखिए, तो -1 रहेगा ना, तो ये होता है -1 इंडेक्स, ये होगा -2 इंडेक्स, ये होगा -3 इंडेक्स, ये होगा -4, ये होगा -5 और ये होगा -6। तो समझ में आया, तो ये -1, ये जो -1 पे क्या आएगा, ट्रू बुलियन वैल्यू, -2 पे कौन आएगा, सीएनसी, -3 पे कौन आएगा, 56.45, -4 पे कौन आएगा, 60, -5 पे कौन आएगा, 40, -6 पे कौन आएगा, 10। तो आपको एक रिवर्स ऑर्डर में भी, नेगेटिव इंडेक्स में भी आप इंडेक्स दे सकते हो, है ना, ये सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो ट्रू मिला, बिकॉज क्योंकि हमारे -2 तो स्ट्रिंग मिलेगी, -2 पे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा जो कि हमारा सीएनसी है ना, -3 पे क्या मिलेगा, 56.45, ये वैल्यू आपको मिलेगी एज अ एट लोकेशन -3, एज इंडेक्स -3 पे। तो हम निगेटिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं, हम निगेटिव इंडेक्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। और भी अगर हमें डेटा लेना है, ठीक है, और भी हमें डेटा लेना है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं उसको हम, स्लाइसिंग। स्लाइस पता है ना आपको, स्लाइस किसी भी पार्ट में से एक पार्ट को निकालना मतलब होता है स्लाइस, समझ में है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लिस्ट है, इस पूरे लिस्ट में से मुझे किसी पार्ट को, सब पार्ट को निकालना है, राइट, ओके। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ यही 2 वैल्यू मिले, मैं चाहता हूँ मुझे इसमें सिर्फ ये 4 वैल्यू मिले, समझ में है ना। इस पूरे पूरे लिस्ट में से कुछ पार्ट हमें चाहिए जिसको हम कहेंगे स्लाइस। तो स्लाइस को कैसे यूज किया जाता है, ध्यान में रखना। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में, आपटी में, कि आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट में ना मैं 2 वैल्यू दूंगा, एक होता है स्टार्टिंग इंडेक्स और कोलन करके एक होता है एंड इंडेक्स। ध्यान रखना, ये स्लाइसिंग है। लिस्ट ऑफ 2 कॉलम 5, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 इंडेक्स से स्टार्ट होके 5 इंडेक्स तक जाएगा, बट 5 इंडेक्स एक्सक्लूड होगा, नॉट इंक्लूड। जैसे हम फॉर लूप में पढ़ते थे, मैं बताता रेंज के अंदर सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड है, मतलब ये 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक ही जाएगा, क्योंकि 5 एक्सक्लूड होगा, नॉट द इंक्लूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 इंडेक्स है। तो हम स्टार्ट करें 2 इंक्लूड है, तो 2 से लेके 2, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 एक्सक्लूड होगा।
जाएगा 4 तक, मतलब हमें ये 3 वैल्यू मिलने चाहिए 60, 56.45 एंड CNC। ये 3 वैल्यू हमें एक्सपेक्टेड आंसर ये हमारा होना चाहिए। देखो 60, 56.45 एंड CNC, राइट। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लाइस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको स्लाइस कर सकते हैं इस तरीके से स्लाइस। या फिर अगर समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा 0 to 4, समझ में, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इंडेक्स लेके 0 1 2 3, 4 नहीं मिलेगा, तो हमें 3 तक डेटा मिलेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है, नॉट द इंक्लूड। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग नहीं दिया मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा और 4 तक लेके जाएगा। 5 तो एक्सक्लूड होगा, तो 4 तक जाएगा, तो 0 से लेके 4 तक, ये देखो CNC तक जाएगा, 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक। अगर हमने ये नहीं दिया तो, स्टार्टिंग नहीं दिया तो, अगर मैंने यहाँ से 3 लिखा और एंड नहीं दिया, तो 3 इंडेक्स से लास्ट तक डेटा जाएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5, जितने भी आगे वाले 3 इंडेक्स से लेके वो आएंगे। देखो 56.45 CNC। यहाँ पे हम स्लाइसिंग में नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, समझ लो। तो याद रखना, स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू में स्लाइसिंग होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा -5 to -1, तो -5 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, समझ में है ना। तो माइनस छोटे से लेके बड़े में स्लाइसिंग होता है, याद रखना हमेशा। तो -5 देखो इंडेक्स कहाँ पे, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, मतलब -5 से स्टार्ट होगा, -5, -4, -3, -2 और -1, बट -1 नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सक्लूड होता है। ये सेकंड वाला हमेशा एक्सक्लूड होगा, याद रखना, इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जाएगा कहाँ तक, 40 से लेके CNC तक। ये देखो मिला, 40 से लेके CNC तक, ये इंक्लूड माइनस नेगेटिव इंडेक्स, राइट ना। ऐसे ऐसे लिख के रखना है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है, -1, -2, -3, या -4, या -5 और -6, आप इजीली कर लो कैलकुलेट, दैट्स इट। और याद रखना ये वाली वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड ही होगी, नॉट द इंक्लूड, राइट, करेक्ट। अगर मैंने इस तरीके से लिखा, इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके -1, -1 नहीं आएगा, -2 तक, 10 से लेके CNC तक, इस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा -4 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब -4 से लेके लास्ट तक, तो 60 से लेके 2 तक, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग, ओके। तो इस तरीके से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं हमारे कलेक्शन के अंदर से, इस कलेक्शन के अंदर से डेटा को कर सकते हैं। इसमें से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में, एप्टी में, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्लाइसिंग पे पूछे जाएंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि अभी कि कौन सा, ये होता है स्टार्टिंग, ये होता है एंड, एंड हमेशा एक्सक्लूड होता है, नॉट द इंक्लूड, नॉट द इंक्लूड, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर मेरे कितने आइटम्स है, मतलब उसकी लेंथ, तो एलियन नाम का फंक्शन आता है और उसके अंदर हम LST को लिख सकते हैं। ये हमें बताएगा कि हमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6, काउंट करो ना, 1 2 3 4, एलिमेंट मेरे 6 ही रहेंगे। डेटा इटरेट करना है तो उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से लेके 5 कितने आते हैं, 0 से लेके 5 कितने आते हैं, 6 से आते हैं ना। तो इंडेक्स वाइज जाएंगे तो लास्ट इंडेक्स हमेशा लेंथ -1 होती है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होगी ना, तो लेंथ तो मेरी 6 है, बट जाएगी कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5, राइट, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये लिस्ट होगा, ठीक है, इज अ
कलेक्शंस, राइट? ओके, तो इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, कुछ इसके इनबिल्ट फंक्शंस होंगे जो हम कल के सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिलहाल इतना देखो कि लिस्ट क्या होता है, उसके मेन ये चार चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? इसी के बेसिस पे हम आगे वाले को क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, राइट? ठीक है, सो और यहाँ तक का पार्ट्स आप देख लो, एंड कल हम उस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर फॉर लूप से डेटा कैसे इटरेट करना है, उसके कुछ ऑलरेडी मेथड्स होते हैं, जॉइनिंग्स मेथड्स होती है, राइट ना? तो ये सब सारे कंसेप्ट हम कल देखेंगे, और कल मैं लिस्ट के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, ठीक है, कल का सेशन में, ठीक है? सो देन आप वीकेंड पे उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो लेट्स सी, चलिए।